हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमन सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स आपका प्रमुख हथियार होता है। बाकी हम अपने सेशन में पढ़ रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे। और जैव प्रक्रम में हम पहुँचे हैं कहाँ पे? मानव पाचन तंत्र पे। मानव पाचन तंत्र में भी कुछ तो पढ़ लिया था, आहार नाल के बारे में जान लिया था, वक्कल कैविटी के बारे में जान लिया था। और उनमें से हम जाते जाते दो प्रश्न आपके लिए छोड़ गए थे। पहला प्रश्न कि मानव शरीर में सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है। दूसरा प्रश्न था ये हमारे दांत पीले क्यों पड़ जाते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों का उत्तर लेते हुए फिर अपने सेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। निवेदन जानते हैं ना, मोबाइल फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके रखिए। चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़े हैं इसके पहले के, वहाँ से जाके देख लो आप। चलिए बात कर ले हम भैया। हम पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं, और इन जैव प्रक्रम में वो भी हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो मानव पाचन तंत्र। और मानव पाचन तंत्र में हमने जो आपको प्रश्न दिया था, मैंने पूछा था मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग। तो चलो देखो, सबसे कठोरतम भाग ये हम कुछ दांत का चित्र बना रहे हैं। ये हमारे किसका चित्र है भैया? दांत का चित्र है। जो हमारे दांत में ऊपर सफेद सफेद दांत बिल्कुल सफेद सफेद चमकता है ना, बिल्कुल साफ दिखता है, वो किसके कारण दिखता है? और कहाँ पे? ये जो हमारा दांत का ऊपरी भाग होता है, जो दिखाई देता है हमें, बिल्कुल सफेद दिखाई देता है, ये दांत का ऊपरी भाग, इसे हम कहते हैं इनामेल। और ये इनामेल ही मानव शरीर का मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। या फिर पूछ ले दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, तो दांत का सबसे कठोरतम भाग एनामेल। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग, तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग एनामेल। ना तो ये घिसता है, ना खत्म होता है, कुछ नहीं होता। तभी तो देखो, जब से जन्मे होते हम लोग खाते रहते, दांत घिसता ही नहीं है। अगर इनामेल घिस जाए तो फिर दांत भी घिस के खत्म हो जाएगा। इनामेल, इनामेल के बेस्ट जस्ट नीचे होता है डेंटिन। इनामेल के जस्ट नीचे डेंटिन, और इसके नीचे चले आओगे भाई तो क्या मिलेगा? पल्प गुहा। पल्प गुहा, और इस पल्प गुहा में आपको, पल्प गुहा में ही रक्त का संचरण होता है, लसिका का संचरण होता है, और तंत्रिका तंत्रिका का संचरण होता है। तंत्रिका कोशिकाओं का भी क्या होता है? इसमें संचरण होता है। लंप को हमें किसका किसका बता दिया मैंने? तंत्रिका कोशिकाओं का। लिख लो तंत्रिका, तंत्रिका संरचना का नहीं, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर का सबसे ऊपरी भाग इनामेल होता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। उसके नीचे डेंटिन, उसके नीचे पल्प गुहा। पल्प गुहा में रक्त का संचरण होता है, लसिकाएं होती है तंत्रिका कोश की। यानी कि हमारे दांतों में दर्द हो रहा होगा, या फिर हमारे दांतों में पानी लग रहा है, खट्टा है, मीठा है, तेज है, इन सब के बारे में ये पल्प गुहा हमें इंटिमेट करती है, रक्त के माध्यम से, लसिका के माध्यम से, और तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। देखो, जब हमारे कभी दांतों या मसूड़ों में वो बैक्टीरिया लग जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है? आरसीटी करने को लिए कहता है ना। आरसीटी मतलब रूट केनाल ट्रीटमेंट। क्या काम करता है डॉक्टर? हमारे
इस मसूड़ों को, यहाँ से नीचे वाले भाग को शून्य कर देता है। शून्य करने के बाद इनमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो आरसीटी डॉक्टर करते हैं, हमें 2 दिन 3 दिन के बाद बुलाते रहते हैं। पहले हम जाते हैं तो इन्हें शून्य कर देते हैं, मतलब इनका सप्लाई काट देते हैं, इन सभी को काट देते हैं। ये रक्त का सप्लाई, लक्षिका का, तंत्रिका, कोशिका का सप्लाई काट देंगे। काटने के बाद फिर क्या काम करते हैं, इनमें सुई से चुभो के इनमें जो भरा होता है, जो इसमें कचड़े वगैरह भरे होते हैं, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बुला के फिर साफ़ करते हैं। जब सिक्योर हो जाते हैं, ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है, तो फिर इसमें अमलगम भर के फिर कैप लगा देते हैं। और वो कैप इसलिए लगाते हैं ताकि इसमें पानी ना आए। जैसे ही इसके अंदर पानी आएगा तो फिर सारी कहानी शुरू हो जाती है। और पानी को रोकने का काम कर देता है, इनामेल कर देता है। यानी कि जब इनामेल भाग जब तक घिसा नहीं है, टूटा नहीं है, फटा नहीं है, तब तक इसमें पानी नहीं आएगा। और जब तक पानी नहीं आएगा तब तक कोई मुलायम नहीं होगा, कठोर ही बना रहेगा। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट मतलब यही है कि यहाँ से सप्लाई को, पल्प गुहा की सप्लाई काट देते हैं, फिर इसके बाद सुई वगैरह से इन्हें चुभो के इसमें से जो कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह भरा रहता है उसको साफ़ करते हैं। फिर इसमें अमलगम भर देते हैं, फिर इसके बाद कैप लगा देते हैं। हमारा दांत बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं आती। और उस ट्रीटमेंट को हम RCT कहते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, है ना। सुना भी होगा, डॉक्टर के पास जाओगे पूछोगे। अब देखो, ये जो मानव का सबसे बड़ा भाग, अब देखो ये तो मैंने बता दिया। अब एक प्रश्न उठता है कि आपने सर बताया था किन के कारण ये पीलापन हो जाता है। तो दांत का पीलापन अम्ल के कारण दांत में पीलापन आता है। दांत में पीलापन अम्ल के कारण आ जाता है। तो यहाँ से नोट करके रखो आप। बस इसमें से आपसे पूछेगा क्या, सबसे कठोरतम भाग और दांत किससे बना होता है। तो ये दांत जो बनता है ना, दांत का निर्माण लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट, और फास्फेट कार्बोनेट, इनसे बना होता है दांत, इसलिए तो मजबूत होता है। तो दांत के बारे में जानकारी अवेलेबल हो गई। अब तो समझ में आ जाना चाहिए क्या है, क्यों है, कैसे। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग एनामेल होता है। दांत का सबसे मजबूत भाग भी एनामेल होता है। क्या पूछ ले भैया, दांत का सबसे मजबूत भाग, दांत का सबसे कठोर या मजबूत भाग, तो भी क्या बताओगे, एनामेल। कोई दिक्कत, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अम्ल के कारण पीलापन आ जाता है। और मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग, दांत का सबसे कठोरतम भाग, फिर उसके निचले हिस्से में डेंटिन पाया जाता है और बाकी पल्प गुहा पाया जाता है। जब हमारे दांतों में पैरिया या वगैरह लग जाता है, पानी वगैरह लगने लगता है, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। दांत अगर ज़्यादा सड़ जाता है, हालांकि दांत ये नीचे से सड़ना शुरू होता है ना, तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर, इनकी सप्लाई को काट देते हैं। पल्प गुहा की सप्लाई कट जाएगा तो फिर यहाँ पे शून्य हो जाएगा। एनेस्थीसिया दे के शून्य कर देते हैं। फिर इसमें सुई से चुभा के क्या करते हैं, इनमें जो कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं उनको साफ करते हैं। 2 दिन 3 दिन, मतलब 2 दिन का गैप देके डॉक्टर हमें बुलाते हैं। 2 या 3 बार हमें जाना पड़ता है। फिर इसके बाद उसमें अमलगम भर के फिर इनका ट्रीटमेंट कर देते हैं। ठीक, आगे बात करें। ये तो हो गया हमारे प्रश्नों का उत्तर। इनमें से देखो, बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछेगा कि दांत किसका बना होता है। तो अगर कैल्शियम और फॉस्फेट लिखा है ना, तो इन सबको विशेष ध्यान में रखना। बाकी पूछे, एनामेल कठोरतम भाग होता है, कारण पीलापन का ये बता दिया। और एक फ्लोराइड होता है, उनके कारण भी होता है। और ट्रीटमेंट के समय अब आप कहोगे सर ट्रीटमेंट के समय अमलगम क्या है, तो अमलगम जब रसायन विज्ञान पढ़ा देंगे तो बता देंगे क्या है अमलगम। ठीक है, चलो
आगे बात करें, देखो इनको मिटा देता हूं मैं, फिर आगे बात करते हैं हम लार पे। जीप तो पढ़ लिया था हम लोगों ने ना। उम्मीद है कि कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है कंटेंट समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कर दिया करो भाई कि हाँ सर समझ में आ रहा है, क्योंकि उससे फीडबैक हमें मिल जाता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा ना। तो इसलिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट को तुरंत छोड़ दिया करो। चलो अब बात कर ले हम लार की, सलाइवा की बात कर ले। लार की बात करें, ये लार देखो काम क्या करता है, भोजन में भोजन का रासायनिक पाचन लार में उपस्थित एंजाइम की सहायता से होता है। लार का काम क्या है, भोजन का रासायनिक पाचन जो करता है, रासायनिक पाचन लार में उपस्थित एंजाइम की सहायता से क्या कर देता है, भोजन का पाचन कर देता है, भोजन का पाचन कर देता है। बाकी जो लार में एंजाइम पाई जाती है, लार में एंजाइम देखो, एक पाया जाता है एमाइलेज, एक पाया जाता है टाइलिन, और एक पाया जाता है लाइसोजाइम। एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम। क्या क्या भैया, एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। लार में एंजाइम ये इतने प्रकार के पाए जाते हैं। अब देखो एमाइलेज एंजाइम और टाइलिन एंजाइम क्या करते हैं, ये पाचन कर देते हैं किसका, स्टार्च या मंड का पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके बदल देते हैं माल्टोज में। स्टार्च या मंड का पाचन करके बदल देते हैं माल्टोज में। और ये लाइसोजाइम का काम करता है, देखो लाइसोजाइम लिख लो, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करती है ना। भोजन में जो, जैसे देखो हम आप क्या करते हैं, हम आप तो जैसे स्कूल से आए या फिर कहीं और से आए, भूख बहुत तेज लगी है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिना हाथ धुले खा लेते हैं। फिलहाल ये पैंडेमिक के पहले करते थे, अब तो बड़ी सतर्कता के साथ जब से ये कोरोना यानी कि पैंडेमिक, उसके बाद तो बिना हाथ धुले कुछ खाते पीते ही नहीं है। उसके पहले खा लिया करते थे, या फिर कभी कभी हो जाता है बाई मिस्टेक, लेकिन या फिर जैसे आप कहीं बाग में गए हो या फिर कहीं और गए हो, घूमने टहलने गए हो, कोई फल लगा है पेड़ में से तोड़ा ऐसे और तुरंत बिना धुले वगैरह खा लेते हैं हम लोग। मान लो इस पे कोई बैक्टीरिया हो, तो जैसे वो मुख में जाता है ना, तो मुख में हमारे ये लाइसोजाइम क्या करती है, उस पे उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करने का तो काम करती है। पूरे बैक्टीरिया को नष्ट अगर यही मुख में ये पूरा कर ले जाए तो फिर हम कभी बीमार ही नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बचा के चले जाते हैं पेट के अंदर।
लेकिन कोशिश करता है ये कि सभी को क्या कर दे, ये खत्म कर दे। बाकी एमाइलेज और टाइलिन जो होते हैं ये क्या काम कर देते हैं, मैंने बताया ना, ये क्या करते हैं कि ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देते हैं ना, इसमें बदल देते हैं, स्टार को माल्टोज में बदल देते हैं। यहाँ से इनको नोट कर लीजिएगा। बाकी और क्या पूछेगा, पूछे भैया लार की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है कि क्षारीय? तो लार की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। क्यों? लार की प्रकृति अम्लीय प्रकृति है। दूसरी बात क्या लिखोगे, दूसरी बात लिखोगे क्यों, क्योंकि इनका जो पीएच मान है वो 6.8 होता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा तो क्षारीय। पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। और एक व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर किसका भाई, लार का श्रावण करता है, यानी कि लार क्या करता है, श्रावित करता है। यहां से इनको लो। इनकी प्रकृति पूछे, लार की प्रकृति अम्लीय होती है, पीएच मान 6.8 होता है। एक व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर 1.5 लीटर ml की बात कर लें, क्या करता है, लार को, मतलब हमारे मुंह कितनी लार बन रहा है, हमारी बॉडी इतनी लार बनाई देती है। इसलिए हम बात करते हैं आगे लार ग्रंथियों के प्रकार, सलाइवा के प्रकार कितने होते हैं। लार ग्रंथि, तो देखो लार ग्रंथि जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं लार ग्रंथियां। पहली पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड लारी ग्रंथि। और जो दूसरी होती हैं उनका नाम होता है भैया सबमेंडुबल, मेंड्यूबुलर, सबमेंडुबुलर लारी ग्रंथियां या लारी ग्रंथि। आगे तीसरे का नाम है सब लिंगुअल लारी ग्रंथि। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड ग्रंथियां, सबमेंडुलर ग्रंथियां और सबलिंगुअल लारी ग्रंथियां जोड़ी में पाई जाती है, जोड़े में ही पाई जाती है। अब दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि ये कहां कहां पे पाई जाती है। लारी ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड, मेडुबल और सबलिंगुअल। बात करें इनकी हम, ये अगला प्रश्न क्या आपसे पूछेगा, हमेशा याद रखना लार ग्रंथियां जोड़ी में ही पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, ये कान के नीचे, ये कान है यहाँ पे, ये वाला भाग ये देख रहे होंगे ना आप, इस हिस्से में ये पैरोटिड ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी कि कान के निचले हिस्से में, कान के निचले हिस्से में पैरोटिड ग्रंथियां पाई जाती हैं। बाकी सबमेंडुबल पूछे तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये जबड़ा जिसमें दांत लगा हुआ है ना, दांत वो मसूड़ों के नीचे जबड़े, यहाँ पे लिख लो भैया, जबड़े के निचले हिस्से में। आगे अगर बात करें तो हम सबलिंगुअल में, तो सबलिंगुअल कहाँ पे पाया जाता है, तो जो जीभ होती है ना, जीभ, ये जो हमारी जीभ है, जीभ को जैसे ही आप क्या करते हो, हम आप इस जीभ को फोल्ड करते हैं ना, जीभ को जैसे ही फोल्ड करते हैं तो ये नीचे वाले भाग में, यहाँ पे जो निचला हिस्सा होता है यहाँ पे मिलता है सबलिंगुअल लारी ग्रंथियां। तो यहाँ पे लिख लो, जीभ के निचले हिस्से में, जीभ के निचले हिस्से में पाई जाती है। आगे अगर बात करें
तो देखो, ये जो ग्रंथि होती है ना, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। और ये सबलिंगुअल जो होती है, सबसे छोटी लार ग्रंथि। बाकी पूछे आपसे, लार जो है ना भैया, ये बनी किससे होती है? तो पानी प्लस और क्या होता है? तो श्लेष्मा, श्लेष्मा ग्रंथि, और प्लस इसमें कुछ खनिज लवण भी मिले होते हैं। अब ये जो श्लेष्मा होती है, श्लेष्मा का काम क्या है? तो याद रखना, भोजन को चिपचिपा बनाना ना। श्लेष्मा ग्रंथि भोजन को चिपचिपा बनाती है। क्यों बनाती है, जरा सुनना। क्यों? जब हम खाना को खाते हैं ना, भोजन को करते हैं मुख में, तो देखो वो लुद्दी जैसा बन जाता है, बिल्कुल चिकनी जैसे, ताकि वो आसानी से ग्रसनी और ग्रास नली में जब क्रमानुकुंचन गति हो, उसके सहारे से भोजन पेट यानी कि अमाशय यानी कि स्टोमक में पहुंच जाए। तो भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है? भोजन को चिपचिपा श्लेष्मा ग्रंथि मुख गुहा में बनाती है। तो भोजन को क्या बनाने के लिए? चिपचिपा। भोजन को चिपचिपा बनाते खनिज लवण, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह इनमें पाया जाता है। बाकी पूछे, पानी भोजन में, सॉरी, लार में कितने प्रतिशत पानी पाए जाते हैं? तो 95% तो पानी होता है, बाकी 5% श्लेष्मा और खनिज लवण मिले होते हैं। यहाँ से इनको नोट कर लीजिएगा। और हमने अभी बताया कि 24 घंटे में एक मनुष्य लगभग 1.5 लीटर लार उसके मुख में स्रावित हो जाती है। तो यहाँ से इन सभी को नोट कर लेना। लार ग्रंथियां जोड़ी में पाई जाती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड, सबमेंडुलर, सबलिंगुअल। ये कान के निचले हिस्से में पाई जाती है, ये जबड़े के निचले हिस्से में। ये कहाँ पे पाई जाती है? जीभ के निचले हिस्से में पाई जाती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथियां पैरोटिड है, सबसे छोटी सबलिंगुअल है। लार में पानी, श्लेष्मा ग्रंथि और खनिज लवण भी पाया जाता है। ये पानी 95% होता है, श्लेष्मा और खनिज लवण मिलकर 5% होते हैं। तो पूछे ना, श्लेष्मा ग्रंथियों का काम क्या है हमारे शरीर में भोजन के पाचन के समय? तो भोजन को चिपचिपा बनाना, यानी कि भोजन को ऐसे चिकनाहट देना, लुब्रिकेट बनाना, ताकि भोजन आसानी से हमारी ग्रासनली और इसोफेगस, ग्रासनली का, ओ सॉरी, ग्रासनली और क्या कहते हैं भाई, ग्रसनी और ग्रास नली के माध्यम से होते हुए हमारे स्टोमक में पहुंच जाए। तो कोई दिक्कत? उम्मीद है कि कंटेंट आपको समझ में आ रहा है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस हैं, वहां पे जाके और अपनी आगामी जो आप अगली क्लास देखना चाहते हैं वहां से देख सकते हैं। चलिए, तो बात कर रहे थे हम लार ग्रंथियां, आगे बात करें। अब लार ग्रंथियों के बाद ये तो कंप्लीट हो गया, आगे हम और पाचन तंत्र की अगले स्टेप की बात कर लें। ग्रसनी और ग्रास नलिका में क्या क्या होता है, कैसे, इन सभी पे चर्चा करते हुए आगे चलते हैं। तो चलिए देखिएगा। अब तो मुख गुहा में भोजन का मुख्य पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है, ये तो आप जान गए और समझ भी गए। आगे बात कर ले, लार पाचन किसका करती है? लार एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन करती है। अब दूसरे नंबर पे जो आता है ग्रसनी, ग्रसनी, फिर इसोफेगस, ग्रास नली, ग्रास नली। देखो, इनमें भोजन का पाचन नहीं होता है, और वही सेंटेंस इसमें भी, इनमें या इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन
इसमें क्रमानुकुंचन गति होती है, जिसके कारण या फिर जिसकी सहायता से, जिसके कारण भोजन धीरे धीरे आमाशय में प्रवेश करता है। धीरे धीरे किस में प्रवेश करता है? आमाशय में भोजन प्रवेश करता है। ग्रसनी भी अंग है लेकिन इसमें पाचन नहीं होता, ग्रास नली भी अंग है, पाचन नहीं होता। इसमें दोनों में भोजन का पाचन नहीं होता, लेकिन इनमें क्रमानुकुंचन गति होती है, जिसके कारण भोजन, देखो जैसे ये मान लो हमारी ये ग्रसनी है, तो इनमें ये क्रमानुकुंचन ऐसे करके गति होती रहती है। तो भोजन जब इनमें ऐसे क्रमानुकुंचन गति होती है, तो अभी देखो श्लेष्मा ग्रंथि इस पे मिली है, तो ये इस पे चिपकेगी नहीं, फिर धीरे धीरे भोजन हमारे अमाशय में प्रवेश करता है। और ये अमाशय कुछ जे आकार का संरचना होती। आगे बात कर ले हम अमाशय की ना, तो इन्हें मिटाते हैं, फिर बात करते हैं हम अमाशय की। तो इनको जहां तक है आपने समझ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए ना। अमाशय, अब हेडिंग डालते हैं हम अमाशय, मिटाएं इनको और हेडिंग डालें अमाशय क्यों, स्टोमक। चलो बात कर लेते हैं अमाशय की। भोजन मुख गुहा से होके ग्रसनी और ग्रस नली के सहायता से पहुंचा है हमारे स्टोमक अमाशय में। स्टोमक, भोजन पहुंच गया अमाशय में। अब देखो, अगर हम बात करें पहले इनकी संरचना, तो ये ग्रसनी से जुड़ा हुआ होता है, बाकी ये जे आकार का थैलेनुमा संरचना होती है अमाशय की, और इस पे इनकी जठर दीवारों पर पाई जाती है जठर ग्रंथियां। ये अमाशय और ये जठर दीवार, भोजन इनमें प्रवेश करता है। देखो लिखोगे क्या, अमाशय। अमाशय कैसा होता भैया, जे आकार का, थैली नुमा संरचना होती है, जिसमें भोजन का पाचन होता है और इसमें जठर रस भी पाया जाता है, जो पाचन क्रिया में सहायता प्रदान कराता है। अमाशय जे आकार का थैलीनुमा संरचना होता है, जिसमें भोजन का पाचन होता है और इसमें जठर रस भी पाए जाते हैं, जो भोजन की क्रियाओं में सहायता होता है। तो ये मैंने बताया भैया ना, ये है अमाशय। और
अमाशय के अंदर पाई जाती हैं जठर दीवार। ये जो इस तरह से देख रहे हैं ना, ये इन्हें कहते हैं जठर दीवार। अमाशय में क्या होती है, अंदर की तरफ होती हैं जठर दीवार, और इन जठर दीवार के अंदर पाई जाती हैं जठर ग्रंथि। और उन जठर ग्रंथियों से जो स्रावित होता है, सॉरी ऐसे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, इन जठर दीवारों में पाई जाती है जठर ग्रंथि। और इन जठर ग्रंथियों से क्या क्या स्रावित होता है, तो लिख लो भाई HCl। और इसमें क्या बनता है, HCl और क्या, रेनिन, लाइपेज और पेप्टाइड। पेप्टाइड पेप्टाइड यहां से देख रहे हैं ना क्या क्या होता है, तो मैंने बताया रेनिन ना, लाइपेज, पेप्टाइड और पेप्सिन। सॉरी पेप्टाइड ना लिख के आप पेप्सिन लिख दो, ज्यादा ठीक होगा। पेप्सिन, पेप्सिन, सॉरी पेप्सिन लिखना है, पेप्सिन। अब देखो HCl जो यहाँ पे अमाशय में HCl पाया जाता है, ये भोजन को क्या करता है, भोजन को, इसके पहले देखो अल्लार कैसा था, अम्लीय था, और इसका ये भी कैसा होता है, अम्लीय होता है। क्यों, क्योंकि भोजन को क्या करता है, ये भोजन को सुरक्षा प्रदान कराता है, मतलब भोजन को सड़ने गलने से बचाता है, सुरक्षा प्रदान कराता है। और क्या काम करता है, ये जो HCl है ना हमारे अमाशय में, इसका अगर पूछे भाई pH मान कितना होता है, तो इसका pH मान लगभग 2 होता है, 2 से कम भी 2 होता है pH मान। भोजन को सुरक्षा प्रदान कराता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन की अम्लीयता को बढ़ाता है। रेनिन, देखो जो रेनिन होता है ना, ये रेनिन जो है एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है। रेनिन देखो, ये रेनिन एंजाइम जो होता है, ये किसको बचाता है भैया, तो ये केसीन प्रोटीन का क्या करता है, रेनिन जो है केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो रेनिन करता है। और बदल किस में देता है, तो लिख लो पैरा केसिनेट। और ये पैरा केसिनेट का मतलब, और ये रेनिन, ये केसिन प्रोटीन और रेनिन एंजाइम पाया किस में जाता है, तो याद रखना ये केसिन प्रोटीन पाया जाता है दूध में, केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। और ये जो रेनिन एंजाइम है, इस रेनिन एंजाइम को पूछे तो ये रेनिन एंजाइम बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में, यानी कि वो कौन से बच्चे, तो लिख लो दुधमुहा बच्चे, दुधमुहा बच्चे, मतलब वो बच्चे जो भोजन नहीं करते हैं, वो बच्चे जो सिर्फ दूध पीते हैं, माँ का दूध पी के रहते हैं, वैसे बच्चों में रेनिन पाया जाता है। रेनिन एंजाइम है, किसको पचाता है, केसिन प्रोटीन को पचाता है, किस में बदल देता है, पैरा केसिनेट में। आपने देखा होगा ना, वो हमारे घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे 1 माह के, 2 माह के, 3 माह के, 4 माह, 6 माह, 7 माह के जो बच्चे होते हैं, जब मम्मा उनको दूध पिला के ऐसे लिटा देती है तो वो ऐसे करवट बदल लेते हैं, यानी कि अगर उन्हें सीधा लिटाया गया तो वो ऐसे पलट जब जाते हैं, तो जैसे ही पलटते हैं या फिर उनका पेट जैसे ही दबता है तो वो दूध की उल्टी करने लगते हैं। और वो उल्टी जो करते हैं ना, दूध देखो ऐसे थक्का जैसे, जैसे दही का थक्का जैसे दिखाई देता है, वो जो उनके मुख से दूध बाहर आया है ना, उसे हम कहते हैं पैराकेसिनेट। बच्चे ने दूध पिया, उस दूध में कैसा है, केसिन प्रोटीन है, कौन पचाता है, रेनिन, किस में बदल देता है, पैराकेसिनेट में। तो रेनिन किसको पचाता है, तो यहाँ पे लिख दिया
केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? तो लाइपेज कर देता है वसा का पाचन। किस में बदल देता है? वसी अम्ल में। किसमें बदल देगा भैया? वसी अम्ल में बदल देता है। पेप्सिन, पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन करता है भैया प्रोटीन का। बदल किस में देता है? तो पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टाइड किस में बदल देता है? पेप्टाइड में बदल देता है। या फिर किस में बदल देता है? तो एमिनो अम्ल में बदल देता है। किसमें? एमिनो अम्ल में बदल देता है। यहां से इतनी बातें नोट करके रखो। आप क्या क्या नोट करोगे? तो देख लिया फटाफट ना, किसका क्या कौन कर देता है। तो लिख लिया। अब जरा समझना, जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है, भोजन का पाचन होता है जिसमें जठर रस पाया जाता है और जठर रस पाचन क्रियाओं में सहायता प्रदान करता है। कैसे करता है? ये अमाशय, अमाशय के अंदर ये जठर दीवारें पाई जाती हैं, जठर दीवार, और जठर दीवार के अंदर जठर ग्रंथियां, और वो ग्रंथियां किन किन का स्रावण करती हैं? तो HCl का स्रावण करती हैं, रेनिन का, लाइपेज और पेप्सिन का। ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान ये बहुत अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो HCl कैसा होता है? इनकी प्रवृत्ति कैसी है? तो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, प्रबल अम्लीय होते हैं। भोजन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, सड़ने गलने से बचा लेते हैं, क्योंकि अमाशय में भोजन 2 से 3 घंटे इसी में रहते हैं। 2 से 3 घंटे भोजन कहाँ पे रहते हैं? अमाशय में रहते हैं। रेनिन, मैंने बताया ना, रेनिन किसको पचाता है? केसिन प्रोटीन को। रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है जो केसिन प्रोटीन को पचा लेता है और बदल किस में देता है? पैरा केसिनेट में बदल देता है। बाकी लाइपेज की बात कर लें, वसा को वसी अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में बदल देता है। ग्लिसरॉल में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्टाइड या फिर एमिनो अम्ल में बदल देता है। इन सब का पाचन होने लगता है। यानी कि जो, अच्छा, इनमें एक चीज आप देख रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन इसमें नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में हुआ था, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो रहा, वसा का पाचन हो रहा और प्रोटीन का पाचन हो रहा। तो पूछे वसा का पाचन कहाँ पे प्रारंभ होता है? तो स्टोमक। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे प्रारंभ होता है? तो अमाशय। ये तो भोजन पच रहे हैं। अब देखो, जो भोजन पचने के बाद मतलब 2 से 3 घंटा बीत गया और नहीं पच पाया, तो अमाशय में, यहाँ पे जरा गौर से देखना, लिख रहा हूं, अमाशय में अपचित भोजन को काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? काइमा कहते हैं। इन्हें नोट करके रखना। अमाशय में अपचित भोजन को क्या कहते हैं? काइमा कहते हैं। यानी कि जो 2-3 घंटे के बाद भी भोजन पच नहीं पाया है, अब उसे आगे जाना है। तो अपचित भोजन यानी कि जो पचता हुआ भोजन यहाँ पे आ गया, अभी भी नहीं पचा है, वो जैसे ही छोटी आंत में एंटर करेगा तो इसे हम कहते हैं अपचित भोजन कहते हैं। और उस अपचित भोजन का नाम क्या रखा गया है? काइमा। तो यहाँ तक तो आपको स्टोमक बिल्कुल समझ में आया। स्टोमक की संरचना देख लो आप। ऐसे होता है, जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है, जिनमें अमाशय में जठर दीवार में जठर ग्रंथियां जिनका श्रावण करती हैं, मैंने लिख दिया। काम भी बता दिया। भोजन को सुरक्षा प्रदान करती है, भोजन की अम्लता को बढ़ाती है, भोजन को सड़ने गलने से बचाता है, HCl। रेनिन का काम बता दिया, केसिन प्रोटीन का पाचन करता है, किसमें बदल देता है? पैरा केसिनेट में। लाइपेज का काम वसा का पाचन करके वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। बाकी बात करें, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और फिर पेप्टाइड और या फिर एमिनो अम्ल में बदल देते हैं। तो उम्मीद है ये सभी आपको समझ में आया होगा। मैं बगल होता हूँ, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, तब तक आप इसे फट सा शॉर्ट स्क्रीन करो इसकी। फिर बात कर लेंगे हम आगे किसकी? तो आगे बात करें हम छोटी आंत में। छोटी आंत की बात कर लो भाई। छोटी आंत,
चलिए, अब तक ने आपने शॉर्ट स्क्रीन कर लिया होगा इसका। अब बात करें हम छोटी आंत की। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हीं में पाया जाता है रेनिन। हम में, आप में रेनिन नहीं पाया जाता है। तो फिर अगर हमें आप में रेनिन नहीं पाया जाता तो फिर हम आपका भोजन पचता कैसे, मतलब सॉरी, जो दूध पीते हैं हम, आप गाय का या फिर भैंस का जो दूध पीते हैं, वो दूध पचता कैसे है? कुछ ना कुछ तो होगा। जो उसको रेनिन नहीं मिल रहा तो उसके स्थान पे कुछ तो मिलता होगा जो हमारे दूध को पचाता है। और वो कहाँ मिलता है? ये तो अमाशय में नहीं मिलेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अमाशय में होता तो मैं बता देता, लेकिन आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूँ मैं। प्रश्न ये छोड़ता हूँ कि रेनिन एंजाइम अगर नहीं पाया जा रहा है तो हमारे, जो हम दूध पीते हैं, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में दूध का पाचन कौन कर रहा है, ये आपको बताना है। बाकी बात कर ले हम छोटी आंत। इसकी छोटी आंत की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, इनके बारे में अगर लिखना तो बड़ी सिंपल सी बात है। छोटी आंत पाचन तंत्र की, या लिखो ऐसे, आहार नाल की सबसे बड़ी अंग है, जिसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है। इनकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है ना। आहार नाल में सबसे बड़ा अंग होता है जिसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। इनकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है ये। और क्या होता है, इनमें कई प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं। जैसे में लिख लेते हैं, पहला पित्तरस बाइल जूस, अग्नाशयी रस पेनक्रियाज जूस, आंत्रीय रस, और इन पेनक्रियाज जूस को हम क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। पूर्ण पाचक रस के नाम से भी हम जानते हैं। आंत्रीय रस, पित्त रस। अब आपसे पूछे, बाकी छोटी आंत, अगर मैं लिखूं छोटी आंत कितने प्रकार के होते हैं तो ये तो आप जानते ही है ना। छोटी आंत कितने प्रकार की होती है, तो लिखता हूं यहाँ पे। अच्छा, ऐसे ही खींच के लिख दूं यहाँ पे। छोटी आंत जो प्रकार लिखा था उस दिन हम लोगों ने, ये 3 प्रकार की होती है। डेडुनम, डेडिनम, जेजुनम और इलियम। देखो, इतने सारे काम हो जाते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का सबसे अधिक पाचन भी होता है और छोटी आंत में भोजन का सबसे अधिक अवशोषण भी होता है। कारण
क्योंकि इनमें कई प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं, जैसे पित्त रस, बाइल जूस, अग्नाशयी रस। इस अग्नाशयी रस का नाम क्या दूसरा? पूर्ण पाचक रस। तो जब ये पूर्ण पाचक रस है तो मतलब सभी पाचन क्रियाओं को पाचन करने के लिए जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको पचाने के लिए जितने एंजाइम वगैरह जो भी होते हैं सब पाया जाता है इनमें। बाकी आत्रेयी रस पाया जाता है। आत्रेयी रस जो होता है ये छोटी आंत में ही पाया जाता है। छोटी आंत के लीवर कुहन की दरारों तथा वो ब्रूनर्स की ग्रंथियों से स्रावित होता है। अभी हम बताते हैं कैसे। बाकी डेडुनम, जेजुनम, इलियम ये 3 भाग होते हैं। इनमें सबसे बड़ा भाग ये होता है और सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण इलियम में होता है। पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है। तो एक एक के बारे में पढ़ें, आगे अपन बात करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पित्त रस की ना। तो देखते हैं, चलो मिटाएं इसको, फिर हम बात कर लें पित्त रस के बारे में। क्या है पित्त रस ना? अच्छा देखो, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। भोजन का सबसे अधिक अवशोषण होता है, यहीं पे समझ लेते हैं। लिखा मैंने ना, ये भोजन का सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में भी लिख होता है। क्यों होता है यहाँ पे लिख लो, जगह है तो यहाँ पे स्टेटमेंट कारण सहित लिख देता हूं मैं। भोजन का सबसे अधिक अवशोषण होता है। क्यों होता है? क्योंकि होता है तो क्यों लिखो, उत्तर देख लेना। क्योंकि छोटी आंत में रसांकुर पाया जाता है। छोटी आंत में क्या पाया जाता है? रसांकुर। ये रसांकुर के कारण ही छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। तो अगर मैं आपको इनके चित्र को बनाने की कोशिश करूं तो जरा समझना। ये मान लो एक हमारी छोटी आंत, ये छोटी आंत है ना। जैसे देखो, समझो जरा, फिर आप इन पे चर्चा करते हैं हम। देखो यहाँ पे समझना, ये मैं एक आपको बॉक्स दिया मिट्टी का बना के, इतना बड़ा सा मिट्टी का बॉक्स बना के आपको दे दिया मैंने, देख रहे हैं? मिट्टी का बॉक्स ही है, सपोज दैट। और जितनी मिट्टी से मैंने इस बॉक्स को बनाया था उतनी ही मिट्टी मैंने यहाँ पे इस बॉक्स का, उसी बॉक्स को फोड़ करके यहाँ पे ये मिट्टी मैंने ये फैला दिया ऐसे। अब जरा बताना, समझना कंटेंट को। मानो ऊपर से आप इस पे जल डाल रहे हो, यानी कि पानी को डाल रहे हो, तो ये कितना पानी एब्जॉर्ब करेगी। और इस पे भी आप ऊपर से पानी डाल रहे हो तो ये कितना पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो ज्यादा पानी कौन सोखेगा? तो आप कहोगे सर ज्यादा पानी तो ये सोखेगा, ये तो कम। इस पे जैसे ही पानी पड़ेगा तो कुछ तो पहले फिसल करके बाहर जाएगा, फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ज्यादा नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा जितना कि ये। कारण क्या है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है इसका? तो इसका आप कहोगे सर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम। तो बात समझ में आई? यानी कि जो फैले हुए होंगे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो ज्यादा सोख लेंगे। तो ये छोटी आंत जो होती है ना, तो छोटी आंत के अंदर ऐसे रेसे नुमा, ऐसे उभरी हुई संरचना इनके अंदर ऐसे बनी हुई होती है। जहाँ हम देख रहे हैं ना, ऐसे रेसे नुमा बिल्कुल इनमें संरचना क्या होती है? बनी हुई होती हैं ऐसे। एक तो वैसे से इनकी आयतन क्या होता है, सॉरी, इनका व्यास छोटा होता है, इतना मोटा नहीं, और पतली होती हैं, और उनमें से ये रेसे नुमा संरचना होती है। अब जैसे कुछ इसमें से जाएगा तो भाई देखो, मान लो ये ऐसे मैंने एक रस्सी को लिया, ऐसे मोड़ मोड़ के रखा हूं, और इसी को मैं बिल्कुल ऐसे सपाट कर दूं, तो जैसे हम आप क्या करते हैं, एक रास्ता है बिल्कुल सपाट और एक रास्ता है थोड़ा सा गड्ढा, ये ऐसे ऐसे गड्ढे नुमा है। आपने यहाँ से पानी को चलाया तो इस पे ये सरफेस है बिल्कुल सपाट है, तो आपका पानी तुरंत फट से जल्दी यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी आपने यहाँ से पानी को ले गए तो ये पानी को पहले यहाँ तक ये चढ़ेगा, फिर इसके बाद फिर धीरे से ये नीचे, फिर इसको भरेगा, फिर जाएगा, फिर भरेगा, फिर जाएगा, इतनी देर में जाएगा। अब जरा सोचो कि इस पानी का जो रॉ मटेरियल होगा, जो अच्छी चीजें होंगी या फिर जो आपके लिए उपयोगी होगा, वो
यहाँ पे आके रुकना शुरू हो जाएगा, और जब रुकेगा तो धीरे धीरे इसमें से पानी क्या होगा, नीचे अवशोषित हो जाएगा ना। तो वही हाल तो इसमें भी होता है। तो आशा है, उम्मीद है ये रसांकुर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी कि रसांकुर क्या है। तो रसांकुर भोजन, पचे हुए भोजन को, भोजन में से पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। क्या करती है भाई? पचे हुए भोजन में से पोषक तत्वों का अवशोषण करती है रसांकुर। बाकी बात कर ले हम पित्ताशय की, और ये अग्नाशयी रस की, और ये आंतरी रस की। ये उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे तब तक शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर हम इसको मिटाते हैं, आगे बात करते हैं आपके सामने ना। तुरंत आते हैं हम आपके सामने आगे बात करने के लिए। अब यहाँ से तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक। चलिए बात करें हम आगे। तो शॉर्ट स्क्रीन तो आपने लेकर रखा। अब देखो, सबसे पहली ही बात कर लेते हैं हम इनकी, ये पित्तरस का। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा। जैसे अमाशय में जो अपचित भोजन था उसे हम काइम कहते थे, लेकिन मान लो सपोज दैट जो छोटी आंत में बच गया हो, जिनका अवशोषण नहीं हो पाया हो, तो फिर उनको क्या कहते हैं? तो छोटी आंत में अपशिष्ट या फिर अपचित भोजन को या फिर अवशोषित भोज्य पदार्थों को हम क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। तो लिख लेना भैया, छोटी आंत में बचे, या फिर ऐसे लिखो, अपचित ही लिख लो। अपचित, हालांकि सबका पाचन हो जाता है, अपचित भोजन को काइल कहते हैं। उसमें काइमा था, इसको काइल कहते हैं। हम इनमें बात करने से पहले हम बात करते हैं पित्तरस पाइल जूस की। ये पित्तरस बनता कहाँ पे है? तो अगर मैं आपको बताऊं पित्तरस बनता कहाँ पे है, तो फट से अगर आपको जानकारी हो तो आप हमें बता सकते हैं ये पित्तरस बनता कहाँ पे है। तो बता सकते हैं पित्तरस कहाँ पे बनता है? तो पित्तरस कहाँ बनता है भाई, बता दो। तो उम्मीद है आप कहोगे कि पित्तरस सर पित्ताशय में बनता है, लेकिन पित्तरस पित्ताशय में नहीं बनता है। पित्तरस बनता कहाँ पे है? तो पित्तरस कहाँ पे बनता है आपको जानकारी हो? देखो, पित्तरस जो बनता है वो बनता है यकृत में। कहाँ पे बनता है? यकृत, यानी कि लीवर में पित्तरस बनता है, और यहाँ यकृत से स्रावित होकर ये पित्ताशय, पित्ताशय में आके स्टोरेज होता है, और यहाँ से फिर ये जब स्रावित होता है तो ये छोटी आंत में जाके मिलता है। और पित्ताशय से ये तभी निकलेगा जब इसमें कोलिसिस्टोकाइंस, क्या होता है भाई? कोलिसिस्टोकाइंस होती है घटना, केसीसी जिसे हम कहते हैं, उसके कारण। अब देखो, पित्तरस बना लीवर में, कहाँ पे जाके रुका? पित्ताशय में, और फिर पित्ताशय में संकुचन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? संकुचन। संकुचन की क्रिया के कारण जब पित्ताशय में कौन सी क्रिया होगी? संकुचन की क्रिया के कारण इसमें दबाव पड़ेगा, तो इसमें से पित्तरस निकल के कहाँ पे मिल जाएगा? छोटी आंत में मिल जाएगा। अब ये यकृत किनके कारण पित्तरस को बनाता है, और पित्ताशय से ये संकुचन किनके कारण होता है पित्ताशय में? इनकी बात कर लें, फिर इसके बाद पित्तरस का पीएच मान कितना होता है। पित्तरस का
पित्त रस के पित्त संगठन कितने क्या होते हैं, इन सभी को हम आगे बात करते हुए आगे बात करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न यही है, तो आप क्या जानते हैं कि पित्त-रस जो स्रावित होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है या क्षारीय? तुरंत कमेंट करो, आप जल्दी कमेंट करो, क्या होता है पित्त-रस, अम्लीय होता है या क्षारीय? तो बता सकते हैं। चलो देखो, ये जो लीवर है ना, ये लीवर में से किनके कारण निकलता है पित्त-रस? तो बात करें किनके कारण निकलता है पित्त-रस लीवर में, तो लिख लेते हैं हम आप, हिप्टोसाइट्स के कारण। हिप्टोसाइट्स के कारण लीवर में पित्त-रस का निर्माण होता है। बाकी सीसीके किनके कारण होता है, तो लिख लो, कॉली सिस्टेकाइन्स। सॉरी, ये संकुचन का कारण क्या है, देखो बनता किसके है, तो हिप्टोसाइट्स के कारण बनता है। बन के फिर किस में आता है, पित्ताशय में। पित्ताशय में संकुचन होता है तो कॉलीसिस्टोकाइन्स के कारण, कॉलीसिस्टोकाइन्स के कारण संकुचन होता है और उस संकुचन के बाद इसमें से छोटी आंत में जाके निकलता है ये रस। तो अब अगर कोई पूछे तो बता लेंगे ना, लीवर में बनाता कौन है, हिप्टोसाइट्स के कारण लीवर में क्या बनता है। अब देखो, पित्त-रस का निर्माण मैं लिखना शुरू करता हूं, समझ के होंगे। पित्त-रस का निर्माण किसके कारण, हिप्टोसाइट से यकृत में, पित्त-रस यकृत में हिप्टोसाइट्स से स्रावित होकर पित्ताशय में ना, पित्ताशय में क्या होता है, स्टोरेज होता है। यानी कि पित्ताशय में स्टोरेज होता है, स्टोरेज मतलब संग्रहित होता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। और पित्ताशय में संग्रहित होता है, पित्ताशय में कॉलीसिस्टोकाइन्स के कारण के कारण इसमें संकुचन होता है, क्या यकृत में हिप्टोसाइट्स के कारण ये स्रावित होता है, यकृत से पित्ताशय स्रावित होता है, जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। तो पित्ताशय में कॉलीसिस्टोकाइन्स की घटना, देखो कॉलीसिस्टोकाइन की घटना से ये पित्ताशय में संकुचन की क्रिया होती है, और संकुचन होते ही संकुचन होता है, जिसके कारण पित्त-रस छोटी आंत में प्रवेश करता है और पित्त-रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाई जाती है। तो ये आपने चित्र लिखा। बाकी देखो अगला स्टेटमेंट, पित्त-रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाई जाती है।
पित्त रस बनता कहाँ है? यकृत में बनता है, हिपोट से साइड से स्रावित होकर कॉलीसिस्टोकाइन सीके के कॉलीसिस्टोकाइंस के कारण संकुचन होता है उसमें, और वो फिर छोटी आंत में प्रवेश करती है। पाचक, पित्त रस में किसी भी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। हाँ, पित्त रस वसा का पायसीकरण, पित्त रस वसा का पायसीकरण करती है। और पायसीकरण का मतलब क्या हो गया? पायसीकरण का मतलब हो गया भैया वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना। और जब ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में टूट जाते हैं तब वसा का क्या हो जाता है? वसा का क्या होता है? पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में। और आगे पूछे, ये जो पित्त रस है इसकी प्रकृति कैसी है? बता सकते हैं? पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? जानकारी है? अम्लीय होती है कि क्षारी? जल्दी बोलो, पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है कि क्षारी? बता सकते हैं पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारी होती है। पीएच मान कितना होता है? 8 से 8.6। तो लिख लो भाई, कैसी होती है? क्षारी। जो इनका पीएच मान है वो 8 से 8.6 होता है। कोई पाचक नहीं होता, कोई भी पाचक रस नहीं पाया जाता, कोई भी पाचक एंजाइम इसमें नहीं पाई जाती है। बस काम क्या है? काम ये है कि ये पित्त रस, जो पित्त रस होता है ये वसा का पायसीकरण करता है, लिपिड का पायसीकरण करता है। पायसीकरण का मतलब वसा की छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना। मतलब जैसे देखो, आप कभी कभी चाय वाय जब छान लेते हैं हम आप, तो उसमें छोटे छोटे जो घी होते हैं, घी, और वैसे जैसे उनमें ये मान लो चाय की गिलास है, इनमें चाय भरी होती है, तो जब आप कोई छानते हो कभी कभी ऐसे इसमें ऐसे गोले गोले मक्खन या फिर घी के आपको पार्ट ऐसे तैरते हुए उसके ऊपर दिखाई देते हैं। चाय वाले गिलास में देखो आप, ऐसे तेल के नुमा तैरते हुए, यही है छोटा छोटा। इस तरह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में वसा को कर देता और फिर उसका पाचन छोटी आंत कर देती। ये हमारी छोटी आंत। तो ऐसा है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी इनका रंग कैसा होता है? तो ये होते हैं हल्के पीले रंग के। अब ये हल्के पीले क्यों होते हैं इनकी बात कर लेते हैं। इनको मिटाएं इनको, तब तक शॉर्ट स्क्रीन लो आप, हम फट से मिटाते हैं इनको। ये हल्के पीले रंग के क्यों होते हैं? पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, मैंने बता दिया आपको। चलो बात कर लेते हैं। मिटाएं, ये चित्र ही मिटा रहा हूं बस, और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ लिखा रहने देता हूं मैं। अच्छा, सब कुछ लिखने का एक सेंटेंस बना दूं मैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या क्या होता है अब देखो। जैसे ये पूछे पित्त रस का संगठन, पित्त रस का संगठन, तो देखो भाई, पित्त रस का पहला संगठन होता है, अच्छा वो सुना होगा ना आपने, बिलरुबिन, नाम खूब सुना होगा। और फिर क्या सुना होगा? बिलवर्डिन। तो चलो लिखो संगठन क्या है। तो पहला होता है पित्तवर्धक। पित्तवर्धक के बाद अगला जो है वो है, उसका नाम क्या है? तो पित्त लवण। और फिर लिख लो आप लाइपेज, या लाइपेज का मतलब क्या लिखना है? ऐसे लिखो, वसी अम्ल, वसी अम्ल। अगला कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल।
अब ये जो पित्तवर्धक हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन ये पित्त लवण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सोडियम और गायकोनेट, या फिर कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा ग्लाइकोनेट, ऐसे लिखो ज्यादा ठीक होगा, ग्लाइकोनेट, ग्लाइकोनेट। बाकी दूसरा क्या होता है तो लिख लो भैया सोडियम, दूसरा भी सोडियम ही होता है, ठीक है, दूसरा भी क्या होता है सोडियम ही होता है, सोडियम टारकोलेट, टारकोलेट। बाकी वसी अम्ल में क्या होता है, वसी अम्ल का मतलब समझते ही है ना, वसी अम्ल मतलब, अरे भाई वसी अम्ल का मतलब क्या है, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। खैर वसी अम्ल मतलब जानते हैं, वो वसा को पायसीकरण करता है। वसी अम्ल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का मतलब हो गया वसा की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। तो देखो पित्तरस का संगठन पूछे तो कितने होते हैं पित्तरस का संगठन, दो सॉरी चार, पित्तवर्धक, पित्तलवण और वसी अम्ल, कोलेस्ट्रॉल। ये बिलरुबिन जो होता है ये पीले रंग का होता है और ये बिलवर्डिन हरे रंग का, बिलरुबिन पीले रंग का, बिलवर्डिन हरे रंग का। देखो हमारे पित्ताशय में, गॉलब्लैडर में अगर ये इन दोनों की मात्रा की कमी हो जाती है, सोडियम ग्लाइकोनेट और सोडियम टारकोलेट की हमारे पित्ताशय में कमी हो जाती है तो स्टोन बन जाता है, पथरी बन जाता है। किन की कमी के कारण, सोडियम ग्लाइकोनेट और सोडियम टारकोलेट के कारण। जो हम अभी पित्ताशय बनाए थे ना कुछ इस तरह से, देखो ऐसे पित्ताशय जो बना था इनमें किसकी कमी हो जाए, सोडियम ग्लाइकोनेट और सोडियम टारकोलेट की कमी हो जाने पे इनमें ऐसे छोटे 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 स्टोन हो जाते हैं। फिर आपने सुना होगा कि डॉक्टर साहब ने पूरे गॉलब्लैडर को ही काट के निकाल दिया, ये यहाँ से ऐसे काट के निकाल देते हैं। अब देखो बाकी इनका काम क्या है, ये बिलरुबिन, बिलरुबिन की मात्रा अगर हमारे शरीर में, इनकी मात्रा अगर हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो सबसे पहले ये किसको खा लेते हैं, तो हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन को कम कर देते हैं और स्वयं क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और जैसे ही ये स्वयं बढ़ जाते हैं तो हम किसके शिकार हो जाते हैं, तो पीलिया, किसके शिकार हो जाते हैं, पीलिया के शिकार हो जाते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन को ये इतना तोड़ देते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर से खत्म ही होने जाने की अवस्था में हो जाता है और बिलरुबिन क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर आप देखो ना ये हमारी जो आंख है, आंख जो सफेद सफेद आपको दिखाई देती है, ये इसके चारों तरफ पीले पीले दिखाई देंगे। हाथ, त्वचा भी हमारे कुछ पीले पीले, अच्छा पूरे पीले रंग की नहीं दिखाई देगी, पीले रंग के जैसे महसूस होने लगती है, दिखने लगती है कि हाँ कुछ पीला सा हो रहा है, जॉन्डिस का शिकार हो जाते हैं। कारण क्या है, बिलरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। बिलरुबिन की मात्रा तभी बढ़ेगी जब हमारे शरीर में जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो टूटकर खत्म हो जाए, तभी हमारे शरीर में इनकी मात्रा बढ़ेगी। तो बाकी क्या लिखा था हम लोगों ने, ये कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, पीएच मान 8 से 8.6 होता है। अम्लीय नहीं क्षारीय होते हैं, कैसे होते हैं, ये क्षारीय होते हैं। भोजन का पाचन नहीं होता, कहाँ से स्रावित होते हैं, तो यकृत से स्रावित होते हैं। कहाँ पे आके रुकते हैं, पित्ताशय में। संकुचन होता है कोलिसिस्टोकाइन्स के कारण, संकुचन होता है कोलिसिस्टोकाइन्स के कारण, जिससे ये छोटी आंत में प्रवेश करते हैं और छोटी आंत में प्रवेश करने के बाद ये वसा का पायसीकरण करते हैं। पायसीकरण का मतलब है कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, और जैसे ही वसा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है तो वहां पर छोटी आंत में जो कौन उपस्थित रहता है, वसी अम्ल में लाइपेज उपस्थित रहता है छोटी आंत में, वो वसी अम्ल में बदल देता है फटाफट। बाकी पूछे पित्तरस का संगठन, तो पित्तवर्धक, पित्तलवण, वसी अम्ल और जिसे आप कोलेस्ट्रॉल कहते हो। बिलरुबिन पीले रंग का होता है, बिलवर्डिन हरे रंग का होता है, सोडियम ग्लाइकोनेट, सोडियम टर्कोलेट
ये इनकी मात्रा जब हमारे पित्ताशय में कम हो जाता है तो स्टोन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा जब हमारे शरीर में कम होने लगती है, हीमोग्लोबिन टूटने लगता है, तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे शरीर में पूरा पीले पीले रंग स्रावित हो जाता है। और ये इनकी मात्रा जो हमारे शरीर में रहती है तो मैनेज करने और ज़्यादा बढ़ जाता है तो हेपेटाइटिस के शिकार हो जाते हैं हम। हेपेटाइटिस ए, बी, सी जो हमारे पूरे लीवर को ही खत्म कर देता है। जब लीवर काम ही नहीं करेगा, यकृत काम ही नहीं करेगा, तो भोजन का पाचन कहाँ से होगा। बाकी अभी हम पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि लीवर का काम बहुत है। बाकी बात करते हैं हम आपके बीच। तो यहाँ तक आप देखो, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो। और आपको करना क्या है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। उम्मीद है कि कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। नोट्स बनाते चलिए। निवेदन, क्योंकि नोट्स आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होगी। हमेशा आपका नोट्स ही आपका हथियार होगा, तो नोट्स जरूर बनाएं। बाकी बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आंतरिक रस और अग्नाशयी रस पे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।